नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 4 मई 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम भारत और विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर बातचीत करने वाले हैं। मित्रों, मैं ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसी कारणवश से पहला रिकॉर्ड वीडियो डिलीट हो चुका है। इस वजह से प्रश्नों के जवाब अधिकतर मैंने पहले की जो PDF है उसमें लिख दिए थे, तो आपके सामने जल्दी जल्दी मैं फटाफट उस खबरों को रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो भी सही प्रॉपर फॉर्म में मिल पाए। चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वाले कभी जीतते नहीं हैं। तो जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, इसका मतलब आप अगर जीतने का इरादा रखते हैं तो पहले आपको मन में जीतना होगा, उसके बाद धरातल स्तर पर जीत हासिल करनी होगी। हारने वाले कभी जीतते नहीं हैं और जो हार मन में मान लेते हैं वो कभी जीतने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये देखिए, ये सब मैंने पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसके हिसाब से PDF में सब कुछ ये सब मैंने लिख दिया है, लेकिन अब मैं फटाफट इन खबरों को आपके सामने बोलूँगा और सवालों के जवाब दूंगा। निम्न में से सत्य कथन क्या है? 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी सभी कथन सत्य हैं और भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत दिवस जो है वो कब आयोजित किया जाता है? तो 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष भारत में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है स्वास्थ्य क्षेत्र की, जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज जो है वो प्रदान किया जाता है। इसके बाद बात करें थल सेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो बागवाली सोमाशेखर राजू को नया उप सेना प्रमुख बनाया गया और मनोज पांडे को सेना प्रमुख बनाया गया है। VR चौधरी जो है वो वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं और R हरिकुमार हमारे नौसेना के जो हैं वो प्रमुख हैं। पहले हमारे CDS जो हैं वो विपिन रावत साहब थे मेरे मित्रों। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, भारत के साथ अक्षय ऊर्जा के स्थानांतरण हेतु ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने हेतु किस देश ने सहमति प्रकट की है? तो अभी हाल ही में मालदीव ने भारत के साथ अक्षय ऊर्जा स्थानांतरण को लेकर के एक समझौता जो है उसके बारे में सहमति प्रकट की है। अभी ध्यान रखना, राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है और प्लस अक्षय ऊर्जा के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। यानी अक्षय ऊर्जा में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जितनी भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा के मामले में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। मालदीव के साथ इस प्रकार का समझौता अभी हाल ही में भारत ने किया है। नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और कृषि मंत्रालय के हमारे मंत्री जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं और नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं और नए उपाध्यक्ष अभी हाल ही में भारत में किसको बनाया गया है? तो आपको पता होगा यानी उपाध्यक्ष जो हैं वो किसको बनाया गया है? भारत में नया उपाध्यक्ष जो है वो सुनील केबेरी को जो है वो वर्तमान में बनाया गया उपाध्यक्ष राजीव कुमार के स्थान पर, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है, 25 अप्रैल 2022 को उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 2014 में इस अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? देखिए 2.0 अभियान जो है इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन मूल रूप से जो उन्नत भारत अभियान है मेरे मित्रों, ये उन्नत अभियान जो है वो 2014 में शुरू हुआ, लेकिन 2.0 के नाम से ये 2018 में शुरू किया गया था। तो 2018 से 2022 तक तो हो गए 4 वर्ष 2.0 को। इससे पहले 2014 में शुरू किया गया था उन्नत भारत अभियान जो है वो 2014 में शुरू किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। वित्त मंत्रालय के मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और कृषि मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। इसके बाद अगला सवाल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? यानी देश का पहला जिला कौन सा बना जिसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य हासिल कर दिया? तो वो सांबा जिला है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा। 31 अक्टूबर 2019 को नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आए। मनोज सिन्हा जो हैं वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, हिसार हरियाणा में पड़ता है और जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही में जर्मनी के दौरे पर गए हुए हैं। जर्मनी के वर्तमान में चांसलर ओलाफ शोल्ज है मेरे मित्रों। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वहीं एंटोनियो गुटेरेस जो है वो UNO के महासचिव हैं और इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं।
ये सब मैं जल्दी जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब मैंने पहले वीडियो जो रिकॉर्ड किया उसमें ये सब पढ़ा दिया था, इस वजह से आपको सीधे सीधे ये बातें बता रहा हूँ। वो वीडियो किसी कारणवश से डिलीट हो गया। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसने जीता? अभी हाल ही में 2022 के विटली गोल्ड अवार्ड जो है वो चारुदत्त मिश्रा को प्राप्त हुआ है। एटनबरो को अभी हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा गया है और भगवंत मान पंजाब के नए सीएम बने और आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले जो है वो पंजाब के सीएम हैं। नरेंद्र मोदी जो है इनको अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद मित्रों अगला सवाल आपके सामने है, मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो मोटे अनाज से संचालित होने वाला देश का पहला इथेनॉल का संयंत्र जो है वो बिहार के पटना में जो है वो स्थापित किया गया, बिहार में स्थापित किया गया, ये समझिए बस आप तो। और उसका उद्घाटन जो है वो नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी बिहार के वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री है। और ये खबरें चल रही है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को आपको देश के उपराष्ट्रपति के रूप में भी देखे जा सकते हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और भूपेंद्र पटेल वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं मेरे मित्रों। मणिपुर में अभी नई सरकार बनी है मेरे मित्रों और बीजेपी पार्टी के वीरेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं, सीएम हैं। इसके बाद कुछ नए सवाल हैं। नारायण राणे जो एमएसएमई मंत्री हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना का जो शुभारंभ है वो हाल ही में किया है। दूसरे खेलो मास्टर गेम्स की शुरुआत हाल ही में नई दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने की है। और खेलो इंडिया गेम्स जो है उसकी भी शुरुआत हरियाणा के पंचकुला में हो रही है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी अंडर गेम्स जो हैं वो भी कहाँ पर, वो बेंगलुरु कर्नाटक में जो है वो अभी हाल ही में शुरू किए गए। आज़ादी से अंत्योदय तक अंतर मंत्रालयी अभियान का शुभारंभ अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया। चीन ने अभी हाल ही में क्वाड देशों के खिलाफ जो है वो वैश्विक सुरक्षा पहल नाम की एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके बाद जो खबरें मैंने अभी बताई, कुछ सवाल ये उनको विस्तृत रूप से भी देख लेते हैं मेरे मित्रों, कौन कौन सी बातें आपके लिए जाननी जरूरी है। जम्मू संभाग का सांबा जिला जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला जो है वो बन चुका है। जिले में 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है इसके तहत विश्व की सबसे बड़ी योजना इसमें बताई जा रही है और 5 लाख रुपए तक इसमें बीमा कवरेज जो है वो प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो मित्रों अगली खबर है वो है उन्नत भारत अभियान, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। 25 अप्रैल 2022 को इसने सफलतापूर्वक अपने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 2018 में 2.0 शुरू किया गया था। इससे पहले 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 गांवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसके बाद है नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला। नीति आयोग द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में अभिनव कृषि नाम की एक नई राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसके तहत मेरे मित्रों आपको मालूम होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार उन्नत संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है, कैसे कृषि क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है, गैर सरकारी जो संगठन है उनको कृषि क्षेत्र से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, उसको लेकर के जो है वो सारी बातचीत इसमें की गई थी। तो कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया गया मेरे मित्रों। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी, आपको ये भी मालूम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसमें 23 सितंबर 2018 को रांची में इस योजना को लॉन्च किया गया था। यद्यपि योजनाओं के निर्माण के बावजूद जमीनी स्तर पर भारत की स्वास्थ्य अवसंरचना में अभी तक कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं आया है सामने। महामारी ने इस तथ्य को भली भांति क्या कर दिया है, उजागर कर दिया है। तो चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। यह दिवस नए समाज के निर्माण में श्रमिक और उनके योगदान के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने की दिशा में काम करती है। भारत में 1 मई 1923 को पहली बार चेन्नई में मजदूर दिवस का आयोजन किया गया था। यह पहल सर्वप्रथम हिंदुस्तान की लेबर पार्टी के प्रमुख सिंगारावेलु द्वारा की गई। लेबर पार्टी के प्रमुख मलयपुरम सिंगारावेलु चेटियार ने इस अवसर पर 2 बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में सिंगारावेलु ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में मई दिवस मजदूर दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। मजदूर दिवस या मई दिवस को भारत में कामगार दिन या कामगार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिए
कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। ये सुरक्षा उपाय मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में वर्तमान में हैं। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना डाटाबेस प्रोजेक्ट जो वो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। भारत में इस तरह की दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, और जो है वो फरवरी 2022 में 6 राज्यों के 59 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसके बाद है मेरे मित्रों अगला पॉइंट हमारे सामने, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस और मीडिया की आज़ादी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस को स्वतंत्रता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रशासन तक आम लोगों की आवाज़ पहुंचाने के प्रेस मीडिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ऐसे में मीडिया की स्वतंत्रता के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विंडहोक घोषणा वर्षगांठ को चिन्हित करता है। वर्ष 1991 की विंडहोक घोषणा एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित है। इस वर्ष विश्व प्रेस दिवस की थीम इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड है। इस प्रेस द्वारा प्रचारित महत्वपूर्ण सूचना को लोकहित के रूप में देखने पर जोर दिया जाता है। इसके आगे मेरे मित्रों और क्या बातें हैं, यहाँ पर सारी बातें आपके सामने मैंने पहले ही रख दी है। हालांकि ये खगोलीय दिवस के बारे में थी खबर, लेकिन चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है। ये है भारत और मालदीव के बीच में अक्षय ऊर्जा स्थानांतरण को लेकर के जो अभी समझौता हुआ है, जिस पर सवाल मैंने बनाया था कि भारत और मालदीव अक्षय ऊर्जा स्थानांतरण हेतु एक ट्रांसमिशन इंटरैक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। भारत में ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह तथा मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनाथ सोना के बीच में बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान जो समझौता जो है उन पर हस्ताक्षर किए गए, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन, इंटरैक्शन और ऊर्जा सहयोग पर आधारित थे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहली सभा में प्रस्तुत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रीन ग्रिड की स्थापना के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा साझा करने तथा ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी सौर ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से होने वाली प्राप्त जो ऊर्जा है उसकी दिशा में लगातार कुछ नए कदम उठाए जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बगावली सोमाशेखर राजू सेना के नए उप सेना प्रमुख जो हैं वो बने हैं। सेना में सैन्य अभियानों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल बगावली सोमशेखर राजू को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल बागावली सोमाशेखर राजू 1 मई को उप सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यह दुर्लभ उदाहरण है जहां पर एक 3 स्टार अधिकारी सेना कमांडर के रूप में कार्यकाल पूरा करने से पहले वाइस चीफ का पदभार ग्रहण करेगा। यानी 3 स्टार अधिकारी है ये, और कमांडर के रूप में कार्य करने से पहले ही सीधे वाइस चीफ का पद ग्रहण कर रहे हैं। सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र सोमाशेखर राजू को 15 दिसंबर को जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इन्होंने अपनी बटालियन की कमान संभाली थी। उन्हें नियंत्रण रेखा के साथ उरी ब्रिगेड, एक काउंटर इमरजेंसी फोर्स व कश्मीर घाटी में चिन्नार कॉर्प्स की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है। लेफ्टिनेंट जनरल राजू एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। वे सोमालिया में UNOSOM-2 ऑपरेशन के रूप में उड़ान भर चुके हैं। इसके अलावा वह जाट रेजिमेंट के कर्नल भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने भारत में सभी महत्वपूर्ण कैरियर कोर्सेज में भाग लिया है। वे रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ यूनाइटेड किंगडम में NDC भी कर चुके हैं। सेवा में शानदार योगदान के लिए उन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है इससे पहले।
इसके बाद अगली खबर है मेरे मित्रों, पीवी सिंधु ने दूसरी बार एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले 2014 में पीवी सिंधु इस मेडल को जीत चुकी है। तो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एशियन चैंपियनशिप बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पीवी सिंधु ने, हैदराबाद से संबंधित है पीवी सिंधु। बीसीसीआई ने 2 दिन आगे बढ़ाई है रणजी नॉकआउट मुकाबले की तारीख, यानी रणजी के जो मुकाबले हैं उनकी किसी कारणवश से जो है वो बीसीसीआई ने क्या कर दिया है, तिथियों में थोड़ा बदलाव किया है। तो आप लोग रणजी के जो मुकाबले हैं उन पर भी अपनी निगाहें बनाकर रखना। कई बार परीक्षाओं में रणजी पर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो सौरव गांगुली जी हैं, और नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है उसके वीवीएस लक्ष्मण साहब हैं। भारतीय टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी हैं, और कोच जो है वो राहुल द्रविड़ हैं। इसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन, यानी भारत जो है उसके इतिहास से संबंधित, मैंने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ सवाल आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। तो ज़रा प्रयास करते हैं कि क्या ये सवाल आपको अच्छे लगें या नहीं लगेंगे, ज़रा देखते हैं। पहला सवाल है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो सतीश चंद्र पहले इतिहासकार थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट का उल्लेख किया है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो आपको पता होगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो थे उन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इन्हें लंदन भेजा था, और वहीं पर इनका देहांत हो गया था। ब्रिस्टल में इनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ पर हरिकेली नाटक जो है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जिसको लिखा गया था उसकी कुछ पंक्तियाँ इनकी समाधि पर लिखी हुई है। इसके बाद में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, सही बात है। इब्राहिम जोग और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, सही बात है। हसन असरी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये बात भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यह बात गलत है, उसको इतने रुपए की पेंशन प्राप्त नहीं थी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी मेरे मित्रों? तो आपको पता होना चाहिए, अजीजुद्दीन जो थे उन्होंने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत, किसके मरणोपरांत बैठा था जहांदार शाह? तो बहादुर शाह प्रथम के मरणोपरांत जो है वो जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा था। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो आपको पता है, अकबर सेकंड ने भेजा था। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? औरंगजेब के ये उत्तराधिकारी आपको दे रखे हैं, इनमें सबसे कम शासन जो है वो जहांदार शाह का रहा था। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह जो है उसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का संबंध मूलतः कहाँ से था? वैसे दिल्ली में रहा करते थे मिर्ज़ा गालिब साहब, लेकिन आपको पता होना चाहिए उनका मूलतः संबंध आगरा से था। पांडिचेरी जो है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति जो है वो पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इनमें से सही कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो है वो पुर्तगाली थे। केवल यही कथन इसमें सही है। इसके बाद है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए। यह 1746 से आरंभ होकर 1748 तक समाप्त हुआ, ये बात एकदम सही है। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की, ये भी बात एकदम सही है। चांदा साहेब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई थी, ये गलत बात है। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है। इसके बाद चलिए अगले बातचीत करते हैं, और क्या है सवाल हमारे सामने वो ज़रा देखते हैं। इसी प्रकार के कुछ और सवाल भी हैं, आपको बताना है। यहाँ कथन और कारण दे रखा है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर रहा, यानी शाह आलम द्वितीय जो है वो आरंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर रहा था, सही बात है ये। उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, ये भी बात सही है, लेकिन पहले और दूसरे का आपस में कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव के साथ हुआ, सही पूछा है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठों ने किया। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो यहाँ एक ही सही कथन है मेरे दोस्तों, वांडीवास का जो युद्ध है वो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसके बाद अगला कथन आपको देखना है, पहले और दूसरे का मिलान करना है। अंग्रेजों के जो किले बनाए गए थे उनका उनके स्थान से मिलान करना है।
फोर्ट सेंट डेविड जो है वो मेरे मित्रों कहाँ पर था, तो वो कुडुलोर में स्थित था। फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पर था, तो वो बंगाल में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर था, तो वो मद्रास में था। और फोर्ट लुई जो है वो पुडुचेरी में था। यानी 2, 3, 4, 1 आपका सी कथन जो है वो एकदम राइट होगा। इसके बाद है कुछ युद्ध दे रखे हैं और किस संधि के साथ वो समाप्त हुए यह आपको बताना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब संपन्न हुआ, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब संपन्न हुआ, और प्रथम मैसूर युद्ध कब संपन्न हुआ। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, एक्सला चैपल की जो संधि हुई थी मेरे मित्रों, उसके बाद जो है वो संपन्न हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो ब्रिटेन की हार, द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक युद्ध, और मैसूर युद्ध जो है वो पेरिस की संधि के साथ क्या हुए थे, संपन्न हुए थे। तो इसका मतलब आप लोगों को इसका सही कथन जो है वो बताना है। तो इसमें सी कथन एकदम सही है, 4, 1, 3, 2। ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी में किन्होंने शासन किया, गोवा में किसने किया, और त्रावणकोर में किसने किया, और मद्रास में किसने किया। तो पांडिचेरी में आप लोगों को सबको मालूम होगा फ्रेंच थे, यानी फ्रांसीसी थे। इसके बाद गोवा में जो है वो पुर्तगीज थे, और त्रावणकोर जो रियासत थी, त्रावणकोर में डेनिश का शासन था, और मद्रास जो है यहाँ पर मद्रास में डचों ने शासन किया था। इसके बाद है मेरे मित्रों कौन सा एक सही है। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश रहा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहा। इनमें से आपको बताना है कि इसका सही कथन जो है वो इनमें से कौन सा है। तो बी कथन एकदम राइट है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण जो है वो किले का निर्माण यहाँ पर करवाया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये बात तो सही लग रही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी बात सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी बात सही है। पहला कथन इसमें राइट नहीं है, बाकी सब सही है। इसके बाद है नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी आरएस की परीक्षा में भी पूछा गया था ये सवाल। तो नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो उसका संबंध किससे है, तो डी अल्मोड़ा जो है, ये सब अंग्रेज आने वाले कुछ राजदूत थे, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। डी अल्मेडा है, ये यात्री मान लीजिए, अबू करक है, डुप्ले है या रॉबर्ट क्लाइव है, ये सब आए। तो डी अल्मेडा जो है इसको नीली क्रांति या नीली वाटर क्रांति कह दीजिए या ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहते हैं उसका जनक माना जाता है। हुगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया था, पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री लुटेरे थे उनसे निपटने के लिए अपना एक केंद्र स्थापित किया था। तो 20 सवाल आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड मैंने लिए हैं। अब कुछ सवाल मैं भारत के संविधान से आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने संविधान के 50 सवालों के आसपास कुछ सवाल पिछली क्लास में किए थे, अब आगे देखते हैं। भारत को गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हुबहू सवाल है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है। उसमें सिर्फ इतना आया भारत गणतंत्र है क्यों, ये नीचे दे रखे थे 4 ऑप्शन, उसमें से ठीक इसी तरीके के कुछ ऑप्शन थे। राजाध्यक्ष चुनाव होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है। इसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति जो है वो चुना हुआ राष्ट्रपति होता है, वो वंशानुगत नहीं होता, इसलिए भारत को गणतंत्र कहते हैं। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्वीकार किया गया, तो आयरलैंड से हमने स्वीकार किए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976-1977 में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है, तो जनता है। हम लोग जो हैं वो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हैं। जनता नहीं हो तो ये नेता जो हैं इनको कौन घर बैठाए और कौन बाहर करे, कौन अंदर भेजे, तो ये सब जनता करती है और बाद में जनता रोती है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से संविधान द्वारा प्रेरित है, किसके संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ग्रहण की है, तो कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था जो है वो ग्रहण की है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन
किस रूप में किया गया। भारतीय संविधान भारत का वर्णन जो है वो किस रूप में करता है, तो भारत का राज्यों के संघ के रूप में वर्णन करता है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। सत्ताधारी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन संघीय नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो लगभग 395 अनुच्छेद के आसपास भारतीय संविधान में है। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के पास संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है मेरे मित्रों, तो आपको ये बात भी बता रखी है कि हमने संघीय प्रणाली जो है उसमें फेडरल शब्द का भारत में इस्तेमाल नहीं है, भारत में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और जनता जो राजनीतिक शक्ति है उसका मुख्य स्रोत जो है वो कौन है, जनता है। तो जनता को मुख्य स्रोत माना गया है, राजनीतिक केंद्र माना गया है। तो आज की क्लास में हालांकि पहले से जो है वो एक क्लास रिकॉर्ड की थी, उसी की पूरी स्लाइड मैंने आपके सामने बोली है, तो थोड़ा जल्दी हो गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ सवाल आपके सामने रखते जाएंगे और आपको मैं यहाँ पर जो लिखा है वो भी पढ़ा देता हूँ। ये कोड वर्ड में मैंने लिखा है, थैंक यू आपके लिए, सब लोगों के लिए तैयारी जो भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने ये लिखा है नीचे 7 और 6 जो लिख रखा है, इसमें यह बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे और आप लोगों की जो रिवीजन की करंट अफेयर्स की जो इंडिया करंट अफेयर्स है, राजस्थान रेगुलर चल रहा है, राजस्थान का एक वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। और जो इंडिया का है उसका भी रिवीजन का जो है पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।